राघवेंद्र मधुर सिंगल जी से आग्रह है कि वो डाइस पर अपना स्थान ग्रहण करें। कमेटी के चेयरमैन श्री सुनील आनंद जी से निवेदन कि वो भी अपना स्थान डाइस पर ग्रहण करने की कृपा करेंगे। सेशन चेयरमैन आदरणीय श्री राकेश बाबू गर्ग जी से आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सेशन चेयरमैन श्री राजकिशोर जी खंडेलवाल जी से भी मेरा निवेदन। पीयूष जी मेरा केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री एसपी सिंह बघेल साहब सभागार में आ चुके हैं। मैं टैक्सेशन मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट सभागार में आ चुके हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो डाइस पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री बघेल जी का अभिनंदन करेंगे। सिद्धिर्भवति मे सदा। माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, माँ वाणी के समक्ष दीप प्रज्वलित हम सभी सरस्वती साधकों के लिए करना बहुत आवश्यक हो जाता है। या कुंदेन्दु प्रसारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीरावल दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा की शंकर प्रभृति विजय सदा वंदिता सम मां पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापा। शारदे निहारदे कृपाति पूरे द्वार कल्पना में केवल कई रत्ना। माँ शारदे की कृपा जिस पर हो जाती है वह बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। धन्यवाद। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा मंत्री जी का, हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सेमिनार चेयरमैन श्री रूप किशोर अग्रवाल जी से भी निवेदन कि वो भी मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। उपाध्यक्ष श्री आरएम सिंगल से निवेदन कि वो मुख्य अतिथि महोदय को बुके भेंट करेंगे। वेलकम कमेटी के चेयरमैन श्री सुनील आनंद जी से भी निवेदन कि वो भी मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सेशन चेयरमैन श्री राजकिशोर खंडेलवाल जी से भी निवेदन कि वो भी मुख्य अतिथि महोदय का बुके भेंट कर सम्मान करेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुनील बाबूराव कुलकर्णी भी मंच पर हैं। मैं श्री सतीश चंद्र बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो करेंगे।
श्री राकेश बाबू गर्ग जी से निवेदन कि वो भी सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे साथी संजय भटनागर जी से भी निवेदन है कि वो भी सुनील बाबूराव कुलकर्णी का माल्यार्पण करेंगे। पधारे देश के सभी कोनों से पधारे सभी महानुभावों का मैं टैक्सेशन बार एसोसिएशन आगरा की तरफ से हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की प्रारंभ से पहले मैं संस्था के जो हमारे संस्थापक सदस्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ विद्यमान हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात में संघ के मुखिया हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अक्षय कुलश्रेष्ठ जी से आग्रह करूँगा। इनकम टैक्स सेशन के चेयरमैन श्री राजकिशोर जी तो हमारे उपाध्यक्ष श्री आर.एन. सिंह साहब और इस हमारी बार के एडक कमेटी के चेयरमैन श्री गिरीश अग्रवाल जी तथा हमारे बार के ट्रेजरर श्री संजीव यादव जी तथा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और हमारे बाहर से आए स्पीकर श्री अजय सिन्हा साहब, श्री पंकज जिया साहब और श्री अमित मनन साहब और बाहर से हमारे आए डेलीगेट और हमारे साथियों मीडिया, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने जो सेमिनार रखी है वो जीएसटी के फर्स्ट सत्र में जीएसटी चलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज की सेमिनार के चेयरमैन आदरणीय श्री My very warm good morning to all of you. Respected Chief Guest Honorable Shri S.P. Singh Baghel Sahab, Panchayat Raj Cabinet Mantri Central Government, हमारे अन्य गणमान्य संस्था के चेयरमैन पदाधिकारी, बाहर से पधारे हुए स्पीकर्स व हमारे साथी, आई स्टार्ट एमिनेंट स्पीकर्स एडवोकेट श्री कपिल गोयल जी अभी आएंगे, श्री पंकज गिया जी पधार चुके हैं, श्री अजय सिन्हा जी इज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, एडवोकेट श्री विनीत भाटिया जी is expected within short time. My fellow professionals, distinguished invitees, ladies and gentlemen, on behalf of Taxation Bar Association of Agra, as chairman, it gives me immense pleasure to extend heartfelt welcome to each one of you today in this seminar on GST and income tax 2025, twin engines of India's fiscal transformation. The tax laws are form backbone of our economy. In the last few years, both GST and Income Tax Act have seen significant amendments, notifications, and landmark judgments. Staying updated is not just important, it is our professional duty also. This reason we are here today. We privileged to have with us keynote speakers who will throw light of complex issues like bogus ITC, its mismatch, Section 74, provisions related to prosecution and legal remedy for taxpayers, along with tax rules and procedures under the GST Act. Section 68 and Section 148 of Income Tax, New Income Tax Act 2025, faceless assessment and appeals of the income tax shall remain covered under deliberation of esteemed speakers. I am confident that today's deliberation will give you practical insight,
that you can apply in your daily practice. I urge all of you to participate actively in question and answer session. I thank you all for your valuable time. My sincere gratitude to the organizing committee and our sponsor for making this event possible. Let us begin this journey of learning and sharing. Thank you. Big प्रणाम and नमस्कार to सरस्वती माँ. धन्यवाद. समिति के चेयरमैन आदरणीय श्री सुनील आनंद जी से आग्रह करूंगा कि वो भी मुख्य या सभी अतिथियों के सम्मान में स्वागत में 2 शब्द कहें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल साहब, विशिष्ट अतिथि आज के विद्वान अधिवक्तागण, संस्था के यशस्वी अध्यक्ष, कर्मठ महासचिव, कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु, युवा साथी एवं मातृशक्ति, समस्त श्रोतागण, टैक्सेशन बार एसोसिएशन आगरा की इस ज्ञान सभा में स्वागत समिति के अध्यक्ष के नाते आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कानून स्थिर नहीं रहता है, वह समय के साथ चलता रहता है। वित्त अधिनियम 2025 तथा GST परिषद द्वारा नवीनतम संशोधनों से आयकर व GST में अनेक प्रावधानों को नया स्वरूप दिया है। ITC की नई शर्तें, फेसलेस असेसमेंट से लेकर अपील प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन सबकी सही व्याख्या की कर अधिवक्ता को उसके मुवक्किल के लिए संजीवनी बनाने के लिए सक्षम बनाती है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी 57 वर्ष पुरानी गौरवमयी संस्था ने आज इस सेमिनार का आयोजन किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें देश के महान ज्ञानी कर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के सत्रों के बाद हम सभी यहाँ से कुछ नया सीखकर, कुछ नया समझकर ही जाएंगे। मैं संस्था के अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी को इस सामायिक विषय के चयन एवं भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देता हूँ। आयोजन समिति के सभी साथियों ने दिन रात निकालकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आभार। आप सभी प्रतियोगियों का ज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आना ही इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। अतः अंत में यही कहूँगा कि वाद विवाद से ही तत्व का बोध होता है। तो आइए आप खुलकर प्रश्न करें, शंकाओं का समाधान पाएं और इस सेमिनार को वास्तव में ज्ञान यज्ञ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और मंच का संचालन अपने वक्ता को देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वागत समिति चेयरमैन महोदय। स्वागत की इस परंपरा के बाद इस सेमिनार के क्या विषय हैं, इस सेमिनार के क्या उद्देश्य हैं, सेमिनार में निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ मंच पर जाएं और मैं अपने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री SP सिंह बघेल साहब, जो आज मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करने की कृपा करेंगे।
आदरणीय श्री इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज के इस बहुत समसामयिक विषय पर आयोजित सेमिनार में मंच पर विराजमान टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अक्षय कुलश्रेष्ठ जी, चेयरमैन रूप किशोर अग्रवाल, श्री राकेश बाबू सर, श्री संजीव वशिष्ठ जी, श्री राजकिशोर खंडेलवाल जी, सुनील आनंद जी, राघवेंद्र सिंगल जी, संजीव यादव, मनोज शर्मा और आगरा से बाहर से आए हुए विद्वान अधिवक्तागण और बार के सभी पदाधिकारी, माननीय सदस्य, देवी एवं पत्रकार साथी, मेरा सौभाग्य कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली इस सेमिनार में मुझे आने का मौका मिला। कुछ विद्वान अधिवक्ताओं के विचार भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। संभवतः पहली बार मैंने किसी कार्यक्रम में जाने से पहले उसके अध्यक्ष से कहा कि टॉकिंग पॉइंट भेज दो, अपनी लाइफ में पहली बार। क्यों? ये मेरा कमजोर विषय है। तो मैंने कहा कुछ भाषण भेज दीजिएगा। व्यवहारिक रूप से भी कमजोर हूँ और सैद्धांतिक रूप से भी कमजोर हूँ। यदि मंत्रिमंडल का विभाग देने से पहले मेरे से कोई पूछे कि आप क्या विभाग लेना चाहेंगे, 75 विभागों में मैं कहूँगा कि फाइनेंस के अलावा कोई सा भी दे दो। फाइनेंस के अलावा इसमें क्या तारीफ दे दूँ? क्यों? जिस विषय का आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, उस विभाग को फिर अधिकारी चलाते हैं और वो आप पे हावी होते हैं। तो इससे अंदाज लगा लीजिएगा कि फाइनेंस में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। और ऐसा आगरा के लोग जानते भी होंगे, संभवतः 7 बार MP MLA वाला देश का कोई पहला आदमी होगा जिसको पेट्रोल पंप ना हो, गैस एजेंसी ना हो। मेरे बगल में कॉलेज के मैनेजर बैठे हैं, लेकिन मैं शिक्षा शास्त्री होने के बाद प्राइमरी स्कूल भी नहीं चलाता जिसपे इस इलाके का MP हो, कोल्ड स्टोरेज ना हो। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हूँ, मेरी रुचि के ये विषय नहीं है। मेरी रुचि का विषय है सुबह जनता से मिलना, जनवट क्षेत्र के कार्यक्रम करके रात 1 से 2 या 12 से 1, कभी कभी 2 से 3 वापस आना, सो जाना, और 365 दिन 33 साल से एक ही प्रक्रिया। 7 बार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में 1 मोहर लगी है, वो भी उपराष्ट्रपति महोदय श्रीलंका ले गए 1 रात के लिए। 6 बजे गए, अगले दिन 3 बजे आ गए। मुझे लगता है बाकी मंत्रियों ने मना कर दिया हुआ कि सुबह 5 बजे उठ के पहुँच जाए। ऐसा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि सिंगापुर ना जा सकें या दुबई ना जा सकें। अब इससे अंदाज लगा दो, हमको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है लाल रंग का, तो मेरे पे 1 मोहर लग गई। मेरी पत्नी को भी मिलता है, उसको 7 बार MP के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर 1 भी मोहर। लेकिन जो इस विषय को देखते हैं वो थोड़े ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके मुवक्किल वो नहीं है जो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, वो आपके मुवक्किल नहीं है। जो 1500 की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं करोड़ों में, वो आपके नहीं है मुवक्किल। मात्र 12,000 का शौचालय लेने वाले आपके ऑफिस में कभी नहीं आएंगे। 50,000 की मुद्रा शिशु योजना का लाभार्थी और स्वनिधि वाला भी आपका मुवक्किल नहीं है। लेकिन पुलिस का हेड कांस्टेबल आपका मुवक्किल है, प्राइमरी का टीचर है। क्यों? जो सर्विस पेशा है वो अपने वेतनमान में, मैं ये कहूँगा पकड़ा जाता है तो उचित शब्द नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। हरी पर्वत पर स्थित पान की दुकान वाला जो
इतनी भीड़ रहती है कि 2-3 मिनट 5 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता वो टैक्स क्या देते हैं, लेकिन क्लास 3 के लगभग सभी लोग टैक्स देते हैं। तो आज का आपकी सेमिनार केवल कानून पर विचार विमर्श का अवसर नहीं है, बल्कि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सो के उठे होंगे तो किसान विधेयक आए होंगे, आप 91 में सो के उठे होंगे तो मंडल कमीशन लागू मिला होगा आपको अखबार से, जिसकी प्रतिक्रियाएं बहुत हुई। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जीएसटी पर मेघवाल जी जो एमओएस फाइनेंस थे, मधुश्री होटल में आए थे और आप लोगों से चर्चा की थी। देश भर में टैक्सेशन बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग, कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स को इनकम टैक्स के लोगों ने, अधिकारियों ने और पॉलिटिकल लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की। तो ब्रह्मा जी की लकीर नहीं थी कि जो एक बार आएगा। मैं कोई आंकड़े लेके नहीं आया कि 14 से पहले आयकर दाता कितने थे और आज 26 में कितने हैं। ये बहुत ही मल्टीपल हुए हैं। 14 से पहले वाले भी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, चांद और मंगल पे जाने की बात करते हैं, ना होने पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते थे। ब्लाउज, पर्स हो, क्या दे पाते हैं? तो क्या करता है वो? किसी एक बहू को साड़ी तो दूसरे को कुछ दूसरा आइटम, एक लड़के को पैंट तो दूसरे को शर्ट एक बार में, तो किसी को खाली जूते तो किसी को खाली मोजे। ऐसा कौन करता है जो लोअर मिडिल क्लास का होता है? मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद कभी गांव के लोग किसान 5 जोड़ी साड़ी अपनी बहू के लिए या पत्नी के लिए कभी एक बार में लाए हैं। ये अलग बात है कि आलू के भाव ठीक हो जाते हैं तो कंडोली की दुकानें चल पड़ती, नहीं होती है। जिस साल पैदावार ना हो, भाव ठीक ना हो, तो कपड़े की दुकानों पर मक्खियां बहुत बैठती हैं, विक्रय नहीं होता। जैसी बिजली जाती है गाली बकते हैं और उन्होंने जिंदगी भर कटिया डाली है। आजकल अलग बात है कि वो 11,000 की है तो कटिया नहीं मिल पाई है। मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली पे है प्रोटोकॉल आया, 3 दिनों के कार्यक्रम है। तो एक गाँव में मैंने विद्युतीकरण किया। जब गया तो लोगों ने कहा कि आप ही ने विद्युतीकरण किया। मैंने कहा भाई, मैं सोचा था बैंड बाजे से स्वागत होगा, ले जाओ अपनी वापस। 11,000 वाली लगवा ट्यूबवेल से खींची हुई लाइन में कटिया पड़ रही थी, लेकिन विद्युतीकरण कराने पर चोरी नहीं हो पाई, तो उसकी प्रक्रिया मेरे ऊपर हुई। अब आपको भी अपने जो मुवक्किल हैं, आप मार्च में आखिरी दिन बुलाते हो, आपको पहले दिन कहना चाहिए क्या साल भर करना है और क्या नहीं करना है। ये मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, मुझे भी मेरे सीए याद करते हैं, तो मेरे हाथ में कुछ होता नहीं है। मुझे पता ही नहीं था जो हमको डीए मिलता है, टीए डीए मिलता है, हम उसको भी एसेट समझते रहे। जो क्षेत्र के लिए दौरा का भत्ता मिलता है उसे हमें खर्च करना है। पार्लियामेंट अटेंड करने के जो 2,000 रुपये मिलते हैं वो हम सेविंग नहीं कर सकते। अब जो मेरा फाइनेंस वाला इतना कमज़ोर, तो मुझे मेरा अपना कमज़ोर है, तो मुझे बताना चाहिए था कि ये तो आपको निकालनी है। 4 महीने पहले मैंने एक चेक काट दिया मात्र 50,000 का, तो वो बाउंस हो गया। उसमें 27,000 रुपये 7 बार के कार्यकाल की तनख्वाहों के बाद प्योर वाइट
27,000 रुपये पड़े थे। मुझे बैंक मैनेजर ने कहा कि जब से पार्लियामेंट बनी है आप पहले MP हो जिसने सैलरी नहीं बचाई है, इससे अच्छा। और फिर उसने कैलकुलेट किया कि आप 7 कार्यकाल की, एक MLA का है 6 साल, अगर सैलरी बताते हो, TA खाते या आप फिर कुछ खेती बाड़ी का खाते तो आपके पास 7 करोड़ रुपए होते, जिससे आप कुछ भी बहुत अच्छा वाला काम बिना ED आपके घर में कभी नहीं घुसती और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो लोगों को बताइएगा क्या करना है उनको साल भर और क्या नहीं करना है। मेरे अपने विचार हैं कि जितना नॉमिनेशन फॉर्म की पारदर्शिता MP MLA के प्रत्याशी की होती है, काश हर टैक्स पेयर की हो जाए तो सोने की चिड़िया की जगह ये हीरे की चिड़िया हो जाए। आपने नॉमिनेशन कराया होगा तो मैं तो अपने हाथ से भर लेता हूँ, लेकिन 1000-2000 करोड़ के मालिक जो होंगे उन्होंने आपकी सहायता नहीं होगी। आपको पता है उस नॉमिनेशन जब मैं पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार MP हुआ था, हाथ संख्या, धारा, थाना, संबंधित कोर्ट, वर्तमान स्थिति, क्या एक्विटल या कन्विक्टेड या ट्रायल, उसमें एक लाइन गजब की है, द डेट ऑफ द कॉग्निजेंस। आप टैक्सेशन बार के हैं, क्रिमिनल के होते तो ज़्यादा समझ पाते। अदालत द्वारा संज्ञान लेने की तारीख अलग होती है, चार्जशीट जाने की अलग होती है। सभी बैंकों के खातों में नॉमिनेशन वाले दिन आपकी क्या स्थिति है? जिसमें घर में 1 लाख 2 लाख डले होंगे वो ज्यादा इन हैंड भी लिखा जाता है। राइफल जो केवल 45,000 की थी, यदि जिक्र नहीं हुआ तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है ब्रांडेड टॉमी का। फांस के बांध के रखा है MLA और MP, राज्यसभा और विधानसभा के प्रत्याशी। अब आप कह रहे हैं सब बातें हैं, अगर बातें हैं तो श्रीमती जया बच्चन ने राज्यसभा का फॉर्म भरते हुए बाराबंकी में अमिताभ बच्चन को कलेक्टर द्वारा दिए गए ऊसर भूमि का पट्टे का जिक्र न करने पर उनकी मेंबरशिप चली गई। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्यसभा में गई थी, तो अब जब बाई इलेक्शन होगा तो किसको मिलेगी? एक सीट जो सत्ता पक्ष की। इसमें यूपी में जब भी एक सीट आएगी खाली होगी, हमको मिलेगी। तो 3 महीने बाद श्रीमती जया बच्चन दोबारा MP हो गई, लेकिन एक मेंबरशिप, एक शिकायत पर अमर सिंह जी के कहने पर बाराबंकी में कलेक्टर ने कोई ऊसर बंजर भूमि का पट्टा दिया था। सिपाहियों से फलाना दूसरा, सिपाहियों से तीसरा, ऐसे गए तो वो आपस में बात कर रहे थे पुल के नीचे कि क्यों ना फलाने बहुत पैसे वाले हैं, उनके यहाँ डकैती डाली जाए। ये बात सुन के मैं मुतमईन हो गया कि ये डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, तो उनको ललकारा, आपस में जामा तलाशी ली। पहले खाना तलाशी नहीं, जामा तलाशी, आपस में जामा तलाशी ली। तो हम पुलिस वालों से कोई अवैध चीज नहीं मिली, और आपको ललकारा, 2-3 अंधेरे का लाभ लेके भाग गए। 2-3 पकड़े तो उनके दाहिने पजामे की जेब से अदद करता जान से मारने की नीयत से पुलिस को फायर किया। नाल सूंघने पर ताजा बारूद थी, तो ये हो गया 399-400 हो गई डकैती डालने की योजना। ऐसे ही मुकदमे हम पे पंजीकृत हैं। जब अखिलेश यादव से चुनाव लड़ोगे तो दोबारा डिम्पल यादव से लड़ोगे, फिर अक्षय यादव से लड़ोगे, फिर करहल में जाके फिर 2-2 हाथ करोगे, तो 4-4 बार नंबर 1 फैमिली से चुनाव लड़ोगे, तो फिर सत्ता आने पर उनकी फिर थोड़ा सा नुकसान भी उठाता है। तो नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो भाई मैं सूरज को दीपक क्या देता हूँ, मैं आपकी
धाराओं के बारे में अब मैं जिक्र करूंगा तो मेरे मुंह से अच्छी लगेंगी। 148 क्या है, सेक्शन 68 क्या है, अनएक्सप्लेन्ड केस रीअसेसमेंट 148, तो मैं उस पर नहीं बोलना चाह रहा। उस पर तो विशेषज्ञों को टेक्निकल सेशन में बुलाइए। एक गोलगप्पे की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि 5 मिनट बाद हमारा नंबर आता है, इतनी भीड़। नीचे दोने गिन लो तो 500 हैं। आटे की कितनी छोटी टिक्की बन सकती है और उसमें पानी भरा है, कुछ नमकीन। क्योंकि मैं सड़क पे खाता हूँ तो न्यूज बनती है, तो मुझे नहीं पता था 20 रुपए के 4 हैं। क्या वो टैक्स दे रहा है? पुलिस का हेड कांस्टेबल, प्राइमरी का टीचर अपने पे स्केल में, ये उसी प्रकार से है जैसे कोई महिला मेंटेनेंस का मुकदमा कायम करती है। लड़का कार एंजॉय कर रहा है, 250 ग्राम सोना पहने हैं, लेकिन उसके बाप के नाम पूरी ज़मीन है, तो वो लिखता है भाई मैं मेंटेनेंस कहाँ से दूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। और मज़े सब ले रहा है वो जीवन के, भौतिक मज़े कह रहे हैं, क्योंकि उसके नाम कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस का मुकदमा किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कायम होता है तो उसका पे स्केल में पकड़ के और उसको मेंटेनेंस इतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी इनकम को नहीं छुपा सकता है। तो मैं केवल इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे फार्म में हमको घेरा गया है, प्रॉपर्टी में कुछ बचे ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बाप के द्वारा दी गई स्व-अर्जित इस सन में आवास, भूखंड, मकान, परिमाप, वर्तमान बाजार मूल्य को हम सर्किट रेट कहते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं। ऐसा ही हर टैक्स पेयर के प्रति यदि और खतरा क्या है, विचार विमर्श सेमिनार रखी है और आज के इस वैचारिक मंथन से जो अमृत निकलेगा वो टैक्स पेयर के भी काम आएगा, अधिवक्ताओं की भी नॉलेज अपग्रेड होगी और बार और बेंच के रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं उनके और कन्विंस पावर जिन पे है, ऐसे लोगों के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। और अकबर इलाहाबादी के शेर को मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, चलो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। मैं इस बात को अकबर इलाहाबादी मैं नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि जिस दिन वकील पैदा हुआ शैतान ने कहा आज हम बाप बन गए। मैं ऐसे तो फिर कहते हैं पैदा हुई पुलिस तो शैतान ने कहा, तो कुछ व्यंगकार ये भी ले सकते हैं पैदा हुआ नेता तो शैतान ने कहा। तो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। आप मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आप एक काउंसलिंग करते हैं और आप अपने गाँव के से इनोसेंट जो टैक्स पेयर है हमारे जैसा, वो बिना इंटेंशन के कई बार उससे गलती हो जाती है, तो आप उसके रास्ते निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कन्विंस पावर आपकी है उसका उपयोग मेरे खिलाफ नहीं करेंगे। और एक आध जो सही गुण आपको दिखाई पड़े तो उसका महिमा मंजूर करते हैं। मैं पुनः अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया और मुझे आप लोगों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से, ऑनरेबल फाइनेंस सेक्रेटरी से, बहुत बड़ा विभाग है ये, बहुत ही बड़ा विभाग है। पंकज चौधरी जी हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने अभी बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने रखी, अपने उद्गार रखे। साथियों, विधि के 3 रूप हैं, सिविल, क्रिमिनल और टैक्सेशन।
ये हम लोगों का सौभाग्य है और एक गर्व की बात भी है जो विधि करवा देंगे और निवेदन है कि जलपान ग्रहण करके एवं अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष श्रीमान RN यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपकार संस्था के महासचिव आदरणीय श्री विपिन कुमार अग्रवाल जी का भी हमारे जो महासचिव आता है मेरी चलकुमार मित्तल जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्था के लंबा होने की वजह से बाकी चीज़ें थोड़ी व्यवस्था की ओर है, इसलिए हम समय को थोड़ा करके उसको रिकवरी के मोड पे चलेंगे। मैं कुछ अपनी बात उनके समक्ष रखता, उससे पहले वो निकल ली अपनी कह करके। प्रथम उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त होता है और मैं डायस पर विराजमान आगे की पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। 5 मिनट का अवकाश है। जलपान अगर के लिए किसी विराम को है बीच में। पानी वानी पीना है, लवशंका इत्यादि बंधु मेरी आवाज सुन रहे हो, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर धन्यवाद पर भी आग्रह है कि डायस पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सचिव के अध्यक्ष श्री RN यादव जी भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो डायस पर कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। डायस पर मेरा निवेदन। दूसरे स्पीकर श्री मनीष गर्ग से निवेदन करूंगा। मनीष गर्ग, भगवान दास अग्रवाल जी यहाँ पे उपस्थित हों। विकास के अध्यक्ष श्री RN भटनागर जी से निवेदन कि वो विकास के अध्यक्ष का पुष्पहार पहनाकर स्वागत करेंगे। स्वागत के इस क्रम के बाद टेक्निकल सेशन के प्रारंभ के लिए मैं MOC various issues of GST, and second session will be covering various issues of Income Tax Act. In GST session, we have 2 expert, learned, renowned and experienced speakers who will be covering the topics which has been finalized. After going through आज के सेशन के लिए आप सब लोग तैयार हैं? क्योंकि सेशन जो है स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया है। आप सब लोग, काफी लोग बाहर दूर से भी आ रहे होंगे और काफी लोगों को इसके अंदर में अपने आप को तैयार करने के लिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप यहां से वो सब जानकारी करके जाएंगे जो आपको आगे बहुत ज्यादा मदद करेगी। आज के सेशन का पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है बोगस ITC सेक्शन 74 replies to SCM arrest and bail. So to tell you more about the topic, we would like to call a highly accomplished and seasoned advocate with 33 years of experience in the field of legal matters and tax laws. He has done bachelor's in law from Rajasthan University in 1999. He has delivered over 1500 lectures on legal and tax matters. He is engaged in over 1000 webinars and virtual webinars nationwide, featured in numerous interviews in various TV channels, contribute numerous articles in newspaper. He is from Jaipur
So, without wasting any time, I would invite Shri Vijay. पूछते कुछ है, होता कुछ है और अल्टीमेट रिजल्ट कुछ आता है। और हमको उसी तरह से ये समझना पड़ेगा कि क्या जीएसटी जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से हम मूव करना चाह रहे हैं, क्या वो राइट अप्रोच है। हम कई बार देखते हैं कई चीजें हो रही हैं जिसमें नोटिस आ रहे हैं, क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, परचेजेस है, परचेजेस करेक्ट है, बोगस है, और कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है या नहीं है कि हम चेक कर पाए कि वो परचेजेस सही है कि नहीं। एक बहुत बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम ये भी है कि हमको ये भी नहीं मालूम पड़ पाता कि किस तरीके से हम नोटिस आए तो किस तरीके से जवाब दें, क्या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लें, क्या नहीं लें। और आपको यह समझना पड़ेगा क्योंकि अब जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बन गई है, 30 जून तक आपको फाइलिंग करनी है। नेक्स्ट सेशन जो है विनीत भाटिया जी आएंगे, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो वहां पर भी आपको यह समझना पड़ेगा कि खाली एक अपन नोटिस का जवाब दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स रेज कर देते हैं, उसका आगे इफेक्ट क्या होगा। आज एक शोकॉज नोटिस आता है, शोकॉज नोटिस में कुछ भी जवाब दे दो, 95% चांस ये है कि वो डिमांड बनाएगा, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेगा और आपके ऊपर एक क्वांटम की डिमांड आ जाती है, उसकी आप अपील करते हो। अपील भी तो हुए। कई बार हमको ये समझना पड़ता है कि क्या हम जो ग्राउंड्स ले रहे हैं, चाहे लीगल ग्राउंड्स लें चाहे फैक्चुअल ग्राउंड्स लें, जो फैक्ट्स को क्लैरिटी करें, क्या वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ट्राइब्यूनल में जाओगे तो ट्राइब्यूनल के जो रूल्स है, ट्राइब्यूनल की जो वर्किंग है, उसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये ग्राउंड नीचे लिया हुआ था या नहीं लिया हुआ था। जीएसटी जब से चालू हुआ है तब से इतने सारे डिस्कशंस हो गए, लेक्चर्स हो गए, प्रोसीजर पे हो गया। अगर हम सेक्शन की बात करें, सब सेक्शन की बात करें, मेरे ख्याल से हर आदमी को हर चीज रट गई। एक्चुअली अगर आप जीएसटी एक्ट को पूरा उठा के देखते हैं तो 5 या 6 सेक्शन है जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। उन 5-6 सेक्शन में मास्टरी, उनके क्लॉज, सब क्लॉज हमको सबको मालूम है। लेकिन मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, सेक्शन 16 जो है वो जीएसटी की आत्मा है, सोल ऑफ जीएसटी कहते हैं। आईटीसी अगर आपको मिलेगा तो सारी डिमांड खत्म हो जाएगी, और आईटीसी नहीं मिलेगा तो सारी डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 73 लगेगा या 74 लगेगा या नए एक्ट के नए प्रोविजन के प्रिकॉशंस के बारे में सबसे ज्यादा इशू आते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते। बोगस बिल एक हैबिट है, और जो बोगस बिल इशू करता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर। मैं बहुत सारे केसेस करता हूं, क्रिमिनल ट्रायल्स भी करता हूं, कम से कम 100 लोगों की हाईकोर्ट से बेल करा चुका हूं जो बोगस बिल के केस में अंदर जा चुका है। हम तो वकील हैं, हमारे पास तो जो क्लाइंट आएगा, चोर है तो चोर की भी पैरवी करेंगे, साहूकार है तो उसकी भी पैरवी करेंगे। इसलिए कोई लॉजिक नहीं होता, कोई चीज नहीं होता। लेकिन 100 लोगों की जिनकी बेल कराई है, उसमें से 25 लोग ऐसे होते हैं जो बेल होने के बाद जेल से निकलने 4 महीने जेल में रहे, 3 महीने जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे, कोई 9 महीने की जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद 10 दिन बाद आकर मिलते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब अगली बार चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल धंधा कोई है ही नहीं, इतना प्रॉफिट कर दिया है और उसको हम चेक करते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमको ये एक बेसिक बात समझ में आ रही है कि बोगस बिल और बोगस बिल के कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अपन डील करें। अगर आप देखेंगे बोगस बिल में प्रीडोमिनेंटली 3 कैटेगरी ज्यादा है, डमी फॉर्म, सर्कुलर ट्रेडिंग और बिल सोल्ड।
ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल शो करता है बेसिकली सर्कुलर ट्रेडिंग को, लेकिन डमी फॉर्म सबसे ज्यादा इशू आ रहा है अभी। डमी फॉर्म को आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपके व्यापारी ने माल खरीदा, वो उसका रजिस्ट्रेशन बैकडेट से कैंसिल हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसने सप्लाई किया था या नहीं किया था, उसको वो एग्जिस्टेंस रहा कि नहीं रहा, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी में गायब हो गया, उसने टैक्स पे किया नहीं किया, उसने रिटर्न फाइल किया नहीं किया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, GSTR 1 में तो फाइल कर दिया, 3B फाइल नहीं किया, 3B फाइल कर दिया तो GSTR 1 में आपका हर बार आपके क्लाइंट्स के यहाँ कोई टीम आ गई, सर्वे वाले आ गए, वो पूछते हैं कि क्वेश्चन फोन आता है, पंकज जी क्या करें, क्वांटम, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वांटम कितना है, जैसा आप 4 करोड़ के टैक्स, तो भाई 4 करोड़ से 5 करोड़ तो कभी भी कर सकते हैं, या तो पैसा जमा करा दो, वरना अगर इसमें भी क्या है फर्क है, A क्लास टाउन, B क्लास टाउन, C क्लास टाउन, मेट्रो टाउन में 10-15 करोड़ का है, कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं होती, उनके पास टाइम नहीं है, वो पकड़ते हैं कि 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, 1000 करोड़। A क्लास टाउन में आओगे 10 करोड़ तक तो उनका मन नहीं है अरेस्ट करने का, एक्सेप्ट कि कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्शन हो या कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो कि यार ये हैबिचुअल है, एक बार कर चुका, 2 बार कर चुका, इसको तो पकड़ना है। B क्लास टाउन में 5 करोड़ ऊपर होते ही उनका मन होता है बस इसको तो, ये आदमी अच्छा है, इसको एक बार ले ही चलते हैं, प्यार हो जाएगा। तो क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वांटम को देखना पड़ता है, क्वांटम बढ़ाना उन्हें आता है। अगर आप 4 करोड़ के थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक डेंजर जोन में है, और डेंजर जोन कभी भी कन्वर्ट हो सकता है अरेस्ट में। अरेस्ट के क्या इश्यूज होंगे, क्या नहीं होंगे, या किस तरह से मूव करेंगे और किस तरह से अपन अवॉइड कर सकते हैं, वो चीज करेंगे। तीसरा आजकल सबसे बड़ा धंधा चल रहा है बिल फोल्ड का। आप कभी ग्रोसरी खरीदने गए हो? अपन परचून की दुकान पे जाते हैं, मैं गया, आगरा आया, मान लीजिए मैं ब्रश लाना भूल गया, टूथपेस्ट लाना भूल गया, मैं गया टूथपेस्ट दे दो, 100 रुपए का टूथपेस्ट कॉलगेट का खरीद लाया, ना तो बिल लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ, वो 100 रुपए लेता है और मैं टूथपेस्ट लेता हूँ, इतना ही टाइम है, हर आदमी जल्दी में। आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में या आपको सीट कवर लगाने हैं, आप पैंट शर्ट खरीदने गए, पैंट शर्ट लिया, बिल दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उसमें बिल से गारंटी तो कुछ आती नहीं है। और ऐसी बहुत सारी आइटम्स, ऑटो पार्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, FMCG प्रोडक्ट्स, ये ऐसे आइटम्स हैं जो इवेजन प्रोन। आप घर बनवा रहे हैं, आपको माल खरीदना है, किसका माल खरीदोगे आप? पाइप खरीदोगे, कोई एस्ट्राल का या कोई जिंदल का या किसी का, फिटिंग्स खरीदोगे जैक्वार की या हिंदवेयर की या इसकी। 80% लोग क्या करते हैं, यार बिल नहीं चाहिए, पैसा कैश में ले, तो क्या टैक्स नहीं लगा? अभी आपने सोचा कि आप जो कैश दे रहे हो उस कमोडिटी पर टैक्स नहीं लगा? ऐसा नहीं। आप, मैं किसी भी आदमी को, मैं मेरे ऊपर लेता हूं, दूसरे आदमी की बात नहीं करता। मैं जूते पहनता हूं ब्रांड के, बाटा के पहनूंगा, लुई फिलिप के पहनूंगा या किसी के भी पहनूंगा। मैं शर्ट पहनता हूं ब्रांड की, पार्क एवेन्यू की पहनूंगा या कोई भी ब्रांड की पहनूंगा। मैं पेन रखता हूं एक ब्रांड का, सेलो का, सबसे सस्ता भी पेन 5 रुपए का आता है, वो भी किसका आता है? सेलो का। मैं चश्मा लगाता हूं वो ब्रांड का, आजकल तो लेंस कार्ड से खरीदता हूं या रेवेन का खरीदता हूं या गुच्ची का खरीदता हूं या किसी भी चीज का खरीदता हूं। हमारे अजय सिन्हा साहब टाई पहनते हैं, ये भी ब्रांड की पहनते हैं। आप अपने को डालकर देखिए, आप हर चीज ब्रांड की पहन रहे हैं लेकिन सारा पैसा कैश में दे रहे हैं, तो फिर उसका बिल कहां जा रहा है? वो बिल बिक रहा है।
उसका बिल कहाँ जा रहा है? आप मकान बनवा रहे हैं, आप जैक्वार की फिटिंग लिया है, उसको कैश में दिया है, उसने कहा था बिल नहीं दूंगा, अच्छा 2% डिस्काउंट ज्यादा दे देता हूँ, 4% डिस्काउंट ज्यादा दे देता हूँ। उस कमोडिटी पे टैक्स क्या है? 18%। और 18% का बिल वो 9% में बेच रहा है। किसको बेच रहा है? कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को बेच रहा है, कोई बिल्डर को बेच रहा है, कोई जिसको एक नंबर में ज्यादा दिखाना है। तो थर्ड कैटेगरी है बिल चोर। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, माल का कोई मूवमेंट नहीं है, खाली बिल की अदला बदली हो रही है। और आप माल बेच रहा है एक्स को, बिल दे रहा है वाई को, और ये सबसे ज्यादा आजकल पकड़ में आ रहा है। अब बोगस बिल से शिफ्ट होकर सारी डिपार्टमेंट की वर्किंग बिल सोल्ड पे आ रही है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। और बिल सोल्ड पे क्या हुआ? सरकार ने एक बहुत बड़ा चोरों को बेनिफिट दे दिया। सरकार चोरों की सुनती, और सरकार ने चोरों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया। एक सर्कुलर निकाला 171 नंबर, सीधा वो फेक था। फेक तो हो ही नहीं सकता कोई। कैसे कह रहे हो आप फेक? क्योंकि जिस दिन आपने माल खरीदा उस दिन उसका जीएसटी नंबर एक्टिव था। तो फेक कैसे हो गया? हम बोलने लग गए, हमको डिपार्टमेंट ने सिखा दिया, अपने मुंह पे चढ़वा दिया कि वो फेक है। और हम हमारे जवाब में भी लिखते हैं he was a fake supplier, he is a fake supplier, और यह लिखते हैं he was not a fake supplier। तो फेक तो है ही नहीं वो। अरे भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब देते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं? आप उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हो, उसका आधार लेते हो, उसका पैन कार्ड लेते हो। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे बेस्ड है? पैन पे। तो उसका पैन वैलिड है लेकिन जीएसटी में फेक है, कैसे हो सकता है? तो वो फेक सप्लायर नहीं था। मैंने ट्रांजैक्शन किया 2019 में, आप चेकिंग करने गए 2025 में, तो वो 25 में मिले कि नहीं मिले मेरी जिम्मेदारी है। मैं 2019 से 25 के बीच में 3 बार मकान चेंज कर चुका। आप मेरी इंक्वायरी करने आओगे तो मैं भी फेक मिलूंगा। तो ये डिफेंस ही नहीं लेते, हम क्वेश्चन ही नहीं करते कि फेक नहीं है वो, रजिस्ट्रेशन आपने दिया है। पहले तो उस ऑफिसर को पकड़ो जिसने रजिस्ट्रेशन दिया था। और आप कभी भी अगर डीलर सर्च में उसका जीएसटी नंबर डालोगे तो उसमें एक कॉलम आता है, एक रिपोर्ट आती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल हुआ। तो वो आती है कि इस तारीख से रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया, यही आता है। लेकिन उसमें एक चीज और आती है, इसका फिजिकल सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ। 80% केसेस में लिखा आता है नो, 80% केसेस में ये लिखा आता है नो। तो आपको वो रिपोर्ट निकाल के लगानी पड़ेगी कि आपने फिजिकल सर्वे नहीं किया। आप 2025 में गए तो आपको ये मांगना पड़ेगा कि आप गए तो किससे इंक्वायरी करी। वो लोगों के क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। मैं गया वहां पर, पड़ोसी से पूछा, उसने कहा यहाँ पर था ही नहीं, अस्तित्वहीन। तो भाई पड़ोसी से पूछा तो उससे पूछा क्या 17 में भी नहीं था, 18 में भी नहीं था, 19 में भी नहीं था, 20 में भी नहीं था। और हमने जो डॉक्यूमेंट दिया उसका क्या हुआ? ये क्यों जरूरी है? वापस मैं शुरू की बात पे आता हूं कि पहली अथॉरिटी आपकी बात नहीं, आप उसमें एक क्वेरी डालो, वो चारों का व्यू निकाल देती है। और चारों का व्यू पढ़ो। काउंसिल, COUNCIL नहीं, काउंसिल उसके नीचे वाला देखो आप, काउंसिल है ना, तो उसको आप डाउनलोड करो और उसको यूज करना चालू करो। क्लाउड को यूज करो, चैट जीपीटी को यूज करो। ग्रॉक थोड़ी सी गड़बड़ है, वो दोनों व्यू दे देती है, लेकिन एआई को यूज करना चालू करो। मैं ये नहीं कहता ब्लाइंडली सपोर्ट करो। एआई में जितने भी जजमेंट कोर्ट होते हैं ना, उसमें से 50% फेक है, 50% फेक है। जो आर्ग्यूमेंट वो देता है वो 25% गलत। लेकिन उसका प्रिंट निकाल के अगर एक बार आप पढ़ोगे तो आपको इतना बड़ा मसाला मिल जाएगा, इतना बढ़िया आपका रिप्लाई हो जाएगा। और आप उसमें प्रॉम्प्ट डालना चालू करो। प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे।
तो डिफेंस जो फोकस है, मैंने आपको बता रहा था कि आपको फोकस ये करना है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपके सप्लायर के जीएसटी की क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी, और उसको प्रूव करने के लिए आप एक पैरा में जवाब मत लिखो, कम से कम 4 पैरा, चारों पॉइंट्स लेते हुए आप जवाब दोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट अपील में तो 100% बेनिफिट मिलेगा। सेकंड अपन करता है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। कुछ केसेस में तो अपने को भी मालूम है गुड्स का माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे स्पीकर पंकज भैया जी को स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। अध्यक्ष जी यहाँ पर लाए बीच में। और क्या आगरा के सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेयरमैन ऑफ डावर फुटवियर श्री पूरन डावर जी यहाँ उपस्थित हैं। आरएम जी डावर साहब आ गए हैं, मंच के सामने आ जाएं। साथ प्लांट के लिए मनोज शर्मा जी से निवेदन है कि प्लांट श्री पूरन डावर जी को देने की कृपा करें। राजकिशोर जी से भी निवेदन करूंगा कि वो घिया साहब को भी एक प्लांट मधुर जी से निवेदन है कि वो स्मृति चिन्ह के रूप में उनको प्लांट देने की कृपा करें। विवेक शर्मा एडवोकेट मंच के सामने आने की कृपा करें। शर्मा जी उन्हें माल्यार्पण या अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। टैक्स बार मथुरा के पूर्व अध्यक्ष श्री विपिन अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं सुनील स्मृति चिन्ह के रूप में श्री विपिन अग्रवाल जी अन्य सभी अतिथियां जो और अन्य बार से आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं, पर समय के अभाव में अब कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे तो एक और रिप्लाई दे देंगे, उसमें कुछ और चीजें लिख देंगे। ऑफिसर की चिंता करना बंद करो। वो बंद गया। आपको पर्सनल हियरिंग का क्या मतलब रहा फिर? पर्सनल हियरिंग भी ऑनलाइन है। पर्सनल हियरिंग भी ऑनलाइन है। हम जाते ही नहीं आजकल दफ्तर से, क्यों जाएं? उसके बाद जाकर 1 घंटा बैठकर वो तो वही करेगा जो उसको करना है। आप उसमें अपने रिप्लाई में लिखो कि मैं जो पर्सनल हियरिंग चाह रहा हूं वो वीसी हियरिंग दी जाए मुझे। आपको पर्सनल जाना, पर्सनल हियरिंग भी करो। पर्सनल हियरिंग में वो आपको ये नहीं कह सकता जो आपने रिप्लाई दिया वो अमेंड करो। कैसे कह देगा वो आपको? वो तो पोर्टल पे अपलोड है। वो तो अपलोड है, तो आप ऑब्जेक्शन तो लो। मालिक, अगर मैं ट्रिब्यूनल में या फर्स्ट अपील में जाकर ये कहना चाहूंगा कि साहब ये 74 का ऑर्डर है, ये गलत है, फ्रॉडलेंट नहीं था, इसमें 74 अट्रैक्ट नहीं होता, इसने इसलिए किया कि उसको चार्जशीट नहीं मिले क्योंकि 3 साल में उसने इस पे ऑर्डर पास नहीं किया, उसने 74 का कर दिया। पंकज जी, ये ग्राउंड का दिया। पर सर ये जो अभी आपने इसकी बात कही थी, ये खजरे काय के लिए सुभाष जी ने जो बात उठाई थी वो हर सिटी में पॉसिबल। सर जीएसटी पूरे इंडिया में आपकी बात ठीक है। नहीं, आपकी बात सही है। सुभाष जी ने जो बात साथियों मैं निवेदन करूंगा कि एक बार स्पीकर साहब को अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दें। सबको समय इसके अंदर में दिया जाएगा। मेरी बात समझना, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक मेंटालिटी को छोड़ दें। मैं अगर मेरे को ये मालूम पड़ जाता है, देखो मैं बताता हूँ वकील की मेंटालिटी, अगर मेरे को ये मालूम पड़ जाता है ये केस में आ दूंगा तो फिर मैं जज की परवाह नहीं करता, जो बोलना है बोलता रहता हूं। क्यों? वश तो मेरे को मालूम है, वश
लेकर उठूंगा, है ना। जब हम हाईकोर्ट में रिट आर्ग्यू करते हैं, हमको घर में मालूम होता है इस केस में कितना दम है। तो जिस केस में दम नहीं है ना, उसमें बड़े खुल के आर्ग्यू करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं। जिस केस में रिलीफ लेना है ना, उसमें माय लॉर्ड, है ना। तो आपको ऑफिसर की क्यों चिंता करनी है, आपको अपना रिप्लाई लिखो। आपको मालूम है मैं जो बताना चाह रहा हूं ये मैं हर जगह फेस करता हूं, और मैं वही डिस्कस करने आया हूं। मैं कोई सेक्शन सबसेक्शन बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आपको जो लिखना है उसने शोकॉज वो आपको वर्ब हाथ में दे दे, तो क्या वो शोकॉज वैलिड है? पोर्टल पे आया, आपने एडजॉर्नमेंट डाक से आपके आदमी के हाथ भेज दिया, उसने ले दिया और कल उसने ऑर्डर पास कर दिया, आप क्या कहोगे? वो वैलिड है? तो फिर जब सब कुछ पोर्टल पे हो रहा है, तो चाहे जयपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आगरा हो, और चाहे कोई तहसील हो, सब जगह सेम। मेरा बता दे, और करना फिर देखो मेरे कहने से मत करना, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। हाँ, खैर एनीवे, ये इंस्ट्रक्शंस है सीबीआईसी के 13/12/2023 के कि 74 कब इन्वोक हो सकता है। आप इसे इंस्ट्रक्शंस को भी कोट करना सीखे, तभी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ केस लॉज है 74 के ऊपर। मैं समय का जो अभाव है उसमें आपको डिस्कस तो नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ बातें मेरे को और भी है, लेकिन लिमिटेशन में मैं आपको बता रहा हूं ना कि उसने शो कॉज कब दिया है। वो आपके पास आ जाएगी सर, पीपीटी आ जाएगी आपके पास, ये ग्रुप में अपना अध्यक्ष जी सर्कुलेट करवाएंगे। सर मैं ससुराल में देकर ही जाता हूँ, लेकर नहीं जाता। बाड़ी आदमी है, जब तक मिलेगी ना तब तक कुछ काम नहीं होता। खैर ये लिमिटेशंस आपको देखनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं 374 में कि इन लिमिटेशन से ही वो टच हो जाता है, और 73 की आदत होनी चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका, ये और बिगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया तो ऑर्डर वैलिड नहीं है, वापस वो ओआईओ जो है ऑर्डर इन ओरिजिनल वॉइस होकर वापस अथॉरिटी को फिर डायरेक्शन जाता है। और ये केस लॉ कंसिस्टेंटली इवन लेटेस्ट केस लॉज है जहां पर इनको कंसिडर करते हुए उन्होंने कहा है। एक है ना एलिगेशन बड़े वेग आते हैं एससीएम, और पर्टिकुलरली एससीएम दो डिपार्टमेंट इशू करते हैं, एक तो होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का एससीएम जो है ना, अच्छा वेल थॉट ऑफ रिसर्च डिटेल में इवन डिस्कशन करते हुए पॉइंट पे आता है, सेक्शन वाइज देता है, सेक्शन वाइज उनका डिस्कशन भी आता है, इशू भी आता है, सब कुछ। और एसजीएसटी का क्या आता है, पहला पॉइंट तो ये कि इन्होंने गड़बड़ करी है, उसके बाद 8 पन्ने में सारे प्रोविजन कोट कर देते हैं, और फाइनल आता है इसलिए मैं ये प्रपोज करता हूं। और मेरे ख्याल से ये राजस्थान, मैं ज्यादातर राजस्थान या गुजरात इधर के केसेस बहुत हैंडल करता हूं, तो ज्यादातर वहां पर तो एसजीएसटी के ऐसे ही आते हैं, यहाँ पर भी और दूसरी स्टेट्स में भी लगभग ऐसे ही आते हैं। तो क्या वो वेग एससीएन करेक्ट है? क्या उस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? क्या उसको आपको चैलेंज करना चाहिए? नहीं, वो क्या औचित्य है उसका? बिल्कुल नहीं आया तो औचित्य बहुत है, वहां बाकी सब बात आपकी सही है, औचित्य बहुत है, क्योंकि अगर आपने उसने सारांश में लिख दिया तो वापस फिर क्वांटम की बात आ जाएगी। अगर क्वांटम ज्यादा है आप उसको चैलेंज करो, अगर क्वांटम कम है आपके रिप्लाई में उसको चैलेंज करो, क्योंकि वापस जब वो ट्रैवल करेगा, चाहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी चाहे सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, वहां पर वेग एससीएन के पॉइंट पे भी अगर आप देखेंगे, अगर 75 इससे पहले 75(2) को चाहूंगा, जिसमें ये कहा है कि नोटिस यदि 74 में दिया है
तो कन्वर्ट 73 में हो सकता है। हाँ, कौन करेगा, कैसे होगा? 75(2) का थोड़ा सा 75(2) की बात करता हूँ साहब। 75(2) के साथ साथ आपको 75(4) पर्सनल हियरिंग आप अपने रिप्लाई में एक लास्ट का जो पैरा होता है, प्रेयर जिसे कहते हैं, उसमें एक रिक्वेस्ट कंफर्मेटरी होनी चाहिए, पर्सनल हियरिंग शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपने नहीं मांगी तो क्या उसको देना जरूरी है? हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल है। 74 पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाओगे तभी वो उसको लगेगा कि यार ये गलत है, और वो 3 साल में वापस। इंपॉर्टेंट क्या है कि 73 वाली लिमिटेशन खत्म नहीं हुई। हाँ खत्म नहीं होगी। अगर खत्म नहीं हुई और आपने ग्राउंड्स दे दिए, वैलिड ग्राउंड दे दिए, तो अथॉरिटी सुओ मोटो खुद कन्वर्ट कर सकती है। कौन अपीलेट होती? नहीं, अपीलेट तो गए नहीं अभी तक। एओ एडजुडिकेशन अथॉरिटी 75(2) एओ के लिए कह रहा है केवल। हाँ, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी में तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो रिमांड तो कर ही नहीं सकता। नहीं 74 को 73 में 73 में कन्वर्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन रिमांड तो कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर- तो आप पहले ऑब्जेक्शन दो ना एओ के सामने। एओ कब कन्वर्ट करेगा? जब अगर वो 3 साल में, वरना वहाँ तो अपीलेट अथॉरिटी लिखा है 75(2). सर अगर आप दोस्त को डिस्कस कर चुके हैं, सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, और भी जो इश्यूज है 132 में इसको कवर करते हैं। 132 में अरेस्ट कब अट्रैक्ट होती है? और 5 करोड़ क्या टैक्स? 5 करोड़ टैक्स। अब किसी के यहाँ 6 करोड़ के टैक्स का इवेजन मिला और उसने मौके पे 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दिया, उसके बाद 2 करोड़ की आईटीसी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो भी क्रेडिट कर दी। 5 करोड़ से नीचे आ गया, उसकी डिमांड 5 करोड़ से नीचे आ गई, क्या होगा? ये डाइसी क्वेश्चन। डाइसी इसलिए जुडिशियल डिसीजन दोनों प्रकार के हैं। हालांकि जुडिशियल डिसीजन ये कहता है कि इवेजन तो 5 करोड़ के ऊपर का था, इसलिए अरेस्ट के प्रोविजन 132 अट्रैक्ट होते हैं। 482 में कुछ लोग गए क्वेश्चन के लिए। 482 जानते हैं, जो हाईकोर्ट में एफआईआर कोई लग गई गलत एफआईआर को क्वेश्चन करने का राइट किसको होता है? सिर्फ हाईकोर्ट। सिर्फ हाईकोर्ट को 482 में क्वेश्चन करने का राइट होता है। 482 में वो गए, 482 में गए तो उन्होंने कहा कि इवेजन तो आपका 6 करोड़ था, आपने जमा करा दिया, उससे आप 132 के क्लचेस से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए आपको 132 की लिमिटेशंस करनी पड़ेगी। लेकिन डिपार्टमेंट का व्यू, डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास 2 करोड़ आ गए, मैं इसको नोट पुटअप कर देता हूं, अरेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब जो अमाउंट रह गया वो 4 करोड़ या 4.5 करोड़ है। वो एक डाइसी एरिया है जहां पर कि हम ये डिस्कशन करते हैं। कराया इवन टैक्स अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो भी 5 करोड़ में अगर आप फॉल करते हैं तो उसमें भी ये ऑफेंस है। और रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है, गलत रिफंड ले लिया, ये सारे केसेस वो है जहां पर कि अरे बेल नहीं मिली तो 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो जाओ सुप्रीम कोर्ट या सेकंड बेल उसी जज के सामने अप्लाई हुई। इसमें हाँ ये ध्यान रखना, जज जब तक वो रिटायर नहीं हो जाए, सेकंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल सब उसी जज के आ जाए और फिर उसी से आपको बेल लेनी पड़ेगी। तो बेल लेने में क्लाइंट कितना भी पुश कर ले, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड बेल जो है वो कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएगी। ये कुछ टर्म्स हैं, पनिशेबल लिमिट्स, हम इसको फास्ट लेते हैं, वो चल रहा हूं, लेकिन टेक्निकल डिस्प्यूट है, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट है, वहां पे अरेस्ट नहीं हो सकती। जहां पे क्लासिफिकेशन का 5 में आएगा, 18 में आएगा, 18 में आएगा एग्जम्प्ट आएगा,
वहां पे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट है, कोई सर्कुलर के बेसिस पे डिस्प्यूट अराइज हो गया कि सरकार ने एक सर्कुलर निकाल दिया, रेट्रोस्पेक्टिव सर्कुलर निकाल दिया कि ये कमोडिटी बैकडेट से इस कमोडिटी में आएगी, तो उन केसेस में अरेस्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं। कितने लोगों में आप लोगों ने अपने नंबर दे रखे हैं जीएसटी पोर्टल पे? मेल आईडी कितने लोगों ने दे रखी? 80% लोगों ने। एक केस मेरे पास आया, एक यंग लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल अच्छी लड़की, अच्छे परिवार की लड़की, होशियार। उसने क्या करा कि नई प्रैक्टिस चालू करी, अट्रैक्शन होता है पैसा कमाने का, जबकि फैमिली बहुत अच्छी थी। एक दूसरे सिटी के प्रोफेशनल ने उससे कांटेक्ट किया, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप रजिस्टर कराना, पर रजिस्ट्रेशन में आपको 5,000 10,000 वट एवर इट इज देता रहूंगा। 8 10 15 रजिस्ट्रेशन कराए, लाख 1.5 लाख रुपए फीस में आ गए। फिर उसने कहा यार अब मेरे पास है ना नंबर नहीं मिल रहे, आप अपने ही नंबर डालना चालू कर दो। तो अपना ईमेल, अपना नंबर डालना चालू कर दिया। तीसरा ये आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, तो जो पुराने तो उन्हीं में से डॉक्यूमेंट लगा दो। अब वो जो पैसे का लालच होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है और आपको भी मालूम होना चाहिए। एक आदमी आया, मेरे पास भी आया, सर एक रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने कहा किसके रेफरेंस से आया हो? कि सर फलाने फलाने सिंह जी ने कहा है। मैंने कहा अच्छा करा देंगे। तो सर मैं रजिस्ट्रेशन के 50,000 रुपए दे दूंगा। मैंने कहा नहीं कराएंगे। जो काम 5,000 10,000 का काम है, अगर आपको 50,000 वो दे रहा फीस के, कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़। तो आपकी जो छठी इंद्री जिसे कहते हैं ना, वो सक्रिय होनी चाहिए, जो अपने नंबर है। अब मोडस ऑपरेंडी क्या थी, उसको वो आदमी मेल पे सारे डिटेल भेजता था और मेल आईडी का पासवर्ड दे दिया, मेल नहीं करता था। मेल आया, मेल आईडी का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया कि तुम वहीं खोल के देख लो। ना तो मेल आई, ना इंफॉर्मेशन आई, वो बेचारे फंसे। बड़ी मुश्किल से हाईकोर्ट में कैप हुआ कर बेल कराई। बट मैं आज भी बताता हूं, शी इज प्रैक्टिसिंग, बट इतना ज्यादा दुखी हुई वो बच्ची, और आज भी क्रिमिनल केस तो चल रहा है। क्रिमिनल केस तो ये जीएसटी के, आप लोगों में से कोई गया है कि नहीं गया? अभी तक ट्रायल पे ही है, वहां मजिस्ट्रेट को समझ ही नहीं आता। जीएसटी डिपार्टमेंट के जो अफसर जाते हैं उनको समझ नहीं आता कि ट्रायल कैसे कराएं। वो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो एडमिसिबल ही नहीं है, वो ट्रायल में सब खारिज होंगे। लेकिन क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, लोगों को लगता है मजिस्ट्रेट किस पर चोरी की 500 रुपए की चोरी हो जाए, उसको चोर को कितनी सजा देता है? कोई ना 500 रुपए की चोरी कर ली, उसको चोर को 5-6 महीने साल भर की सजा दे देता है, वो छोड़ता नहीं है 500 रुपए। चोरी तो चोरी है। और जहां पे 5 लाख की करी या 5 करोड़ की करी या 50 करोड़ की करी, सोचो क्या मन होएगा उसका, सोचो क्या मन होएगा। जिंदगी भर तो दे नहीं सकता, क्योंकि वहां पे अपने लॉ में 5 साल का रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है। जीएसटी 132 में 5 साल का रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है। लेकिन जो 500 रुपए की चोरी पे 6 महीने की सजा दे सकता है, वहां पर अगर उनसे बात करते हैं कि इन्होंने तो 50 करोड़ की हेराफेरी करी है, तो उनका कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट होता है। 16(2)C वाले मैटर में आर्ग्यूमेंट हुआ, मैं भी वीसी से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने बेस लिया था त्रिपुरा का या गुवाहाटी का जजमेंट, जिसमें 16(2)C को रीड डाउन किया था।
हाँ, जिसमें 16(2)(c) को शांति हाँ रीड डाउन किया था। उन्होंने कहा नो वे। हर एक पर नो करिए। हाँ, नो वे। देखिए 16(2)(c), एक बात बताओ भाई साहब, मैंने आपको कहा आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, आप मुझे 1 लाख का चेक दे दो। ठीक है, आपने मुझे गुड फेथ में दे दिया कि पंकज जी कल सुबह ट्रांसफर कर देना, 1 लाख का चेक लिख दो। मैंने कहा कल सुबह ट्रांसफर आएगा और मैं चेक लगा दूंगा, ये चेक भी सिकड़ जाएगा। अब मैंने तो चेक लगा दिया लेकिन 1 लाख ट्रांसफर नहीं किए तो क्या होगा? क्या होगा? वादा खिलाफी हो गई। नहीं, वादा खिलाफी नहीं, चेक बाउंस होएगा। ये क्या, ये आईटीसी है। अगर सरकार के पास आईटीसी नहीं पहुंचा पिछला, तो आपको आईटीसी कैसे दे देगी? अपन कॉमन सेंस की बात करें। जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बुक्स के आप पहले टोल प्लाजा का आया था में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ अग्रवाल जी का था, उसके बाद कमिश्नर ने सर्कुलर निकाल टोल प्लाजा की रसीद जरूरी है। लेकिन अभी दिसंबर में एक आया रघुवंश